हस्तिनापुर गांव में शंकर अपने दो बेटों और पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहता था। शंकर के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही निकल पाता था। शंकर अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहता था, इसीलिए वो दिन भर ईंट की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता। उसका बड़ा बेटा अरुण जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है अरुण? इतने सालों तक खुद को ईंट की भट्टी में जलाकर मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, 2 पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा ज्यादा है। वहां जाने का किराया, रहने के लिए किराए का घर, राशन पानी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन सब के लिए हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे और शहर जाने की तैयारी कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरुण के शहर जाने के लिए शंकर अपनी थोड़ी सी जमीन को बेच देता है और उन पैसों को अरुण को दे देता है। शहर पहुंचकर अरुण नौकरी की तलाश में जुट जाता है और 2 महीने बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के मालिक की बेटी रिया वहां की मैनेजर थी। वो एक अमीर और घमंडी लड़की थी। अरुण का लंबा चौड़ा कद और गोरा रंग देखकर रिया उसकी दीवानी हो जाती है। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम। रिया उसके पास जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी, आज मेरी ज्वाइनिंग है। क्या आप मुझे बता सकती हैं मैनेजर जी का कैबिन कहाँ है? मैं ही इस कंपनी के मैनेजर हूँ और ये कंपनी मेरे डैड की है। लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। कुछ दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिया को अरुण से प्यार हो जाता है। अरुण भी रिया को चाहने लगा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो चुप रहा। लेकिन आखिरकार एक रोज रिया अरुण को प्रपोज कर देती है। अरुण, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और तुम अमीर खानदान से हो। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। रिया अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन रिया के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते रिया उनसे बगावत करके अरुण से शादी करके उसके घर, उसके गांव आ जाती है। भैया, ये आप शहर से किसे ले आए हैं? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपकी बहू रिया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अरुण की खुशी के लिए उसके गरीब परिवार वाले रिया को अपना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं तो राहुल उनका दरवाजा रोकते हुए कहता है, भाभी, मुझे पहले पैसे दो, तभी अंदर जाने दूंगा मैं। हाँ, उफ, दिखा दी ना आखिर अपनी गरीबी वाली आदत। अमीर लड़की देखी नहीं कि पैसे मांगना शुरू। एक तो वैसे ही मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से ये दरवाजा रोक कर खड़ा हो गया। तुम गलत समझ रही हो रिया, ये तो बस एक रस्म निभा रहा है और उसी का नेक तुमसे मांग रहा है। रिया उसको पैसे देकर कमरे में जाती है तो अरुण कहता है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी, ये रहा आपका कमरा। ओह गॉड, मैं यहाँ रहूंगी? इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी गई गुजरी है। इससे अच्छे घरों में तो मेरे घर के नौकर ही रहते थे। यहाँ ना तो कोई इंटीरियर है, ना ही कोई लुक। ऊपर से ये खटारा पंखा पता नहीं बाबा आदम के जमाने का लगता है। पता नहीं तुम सब इतनी गर्मी और गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हो। वो अपने देवर को गरीबी के ताने दे रही होती है कि तभी वहां अरुण आ जाता है तो वो चुप हो जाती है। अगले दिन रिया नहा धोकर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, नहा गई बहू, चल आज तेरी पहली रसोई है तो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दे। रिया किचन में जाती है तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता है और खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन थे। हे भगवान, ये किचन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ससुराल हड़प्पा संस्कृति में जी रहा है। रिया गुस्से में हलवा बनाती है और अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में ही एक कंपनी खुलती है जहां अरुण नौकरी पर लग जाता है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया अपने ससुराल वालों को गरीबी के खूब ताने देती। एक रोज जब उसकी सास पूजा करने बैठती है तो रिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है, सासू माँ, आपको पूजा के लिए यही टाइम मिलता है क्या?
जब घर के कामकाज का टाइम होता है तो आप पूजा करने बैठ जाती हो। ये सब ढोंग बाद में करना। और ये लो, अभी ये सब्जी काटो। और पिताजी, आप निकम्मों की तरह पड़े हो, ये नहीं कि बाजार जाके सब्जी ही ले आऊं। और राहुल, तू जाकर पानी भर ला। पढ़ने का ड्रामा ना कर, बाद में करियो। जब से आई हूं तुम सबकी तो ऐश हो गई है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया उन सबसे खूब काम लेती और अरुण के आने पर खुद बेचारी बनकर घर के काम करने लगती। कुछ महीनों बाद रिया गर्भवती होती है। ये सब सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन सबको खुश होता देख रिया उन सबसे कहती है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें मेरा बच्चा भी जिए, इसलिए मैं अरुण के साथ शहर शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे डैड ने हम दोनों को शहर बुलाया है। रिया, तुम मेरे माता पिता से मुझे अलग करना चाहती हो? बचपन से मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे उनसे अलग कर रही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो फिर सड़ते रहो तुम यहीं, मैं तो चली। रिया अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी रिया की सास उससे कहती है, ठहर बहू, अरुण भी तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों शहर आ जाते हैं। शहर आकर रिया की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, लेकिन अरुण उदास रहने लगा। उसे रह रहकर अपने गरीब परिवार की याद सताने लगी। ऐसे ही समय गुजरा और रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरुण, अरुण, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे गोद में नहीं खिलाया। रिलैक्स रिया, हमारा बच्चा अभी यहीं था। हो सकता है कि नर्स ले गई होगी। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को लाकर रिया को देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर रिया बहुत रोती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है और वो सोचती है, कुछ देर के लिए भी मैं अपने बच्चे को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अरुण के माता पिता उसके बिना कैसे रहते होंगे। तभी अरुण वहां आ जाता है तो रिया रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, अरुण, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे मेरे घर, मेरे ससुराल ले चलो अरुण। उसके बाद रिया अपने बेटे को लेकर ससुराल आती है और सबसे अपने किए की माफी मांगती है। सासू माँ, पिताजी, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई अपने सुख के लिए। मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन माँ बनके मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने के बाद कैसा लगता है। मेरा बच्चा अब इसी घर में खेलेगा जहां वो अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमेगा और अपनी दादी से खूब लाड पाएगा और चाचू के साथ खूब खेलेगा। मैं जानती थी बहू कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो भी हुआ उसे हम सब ने भुला दिया और तू भी भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। इसके बाद रिया अपने ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है और वहाँ के हर तौर तरीके सीख जाती है। सुहानी की सहेली रीमा की शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद रीमा का फोन आता है। हेलो सुहानी, रीमा बोल रही हूँ। रीमा, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। जयपुर का मौसम कैसा है? सुहानी, मैं जयपुर में नहीं, दिल्ली में हूँ, मायके में हूँ, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तू दिल्ली आई हुई है? चल मैं थोड़ी देर में तुझे मिलने आती हूँ। सुहानी रीमा को मिलने जाती है, पर वो रीमा के ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल पे इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर ननद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टाकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती है कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती। इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी, मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है, बाजार की कोई दाल भी आ जाए, जब देखो माँ जी यही कहती है, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती है। और ऊपर से मेरी ननद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाती रहती है, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर।
मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है। रीमा, सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। रीमा की बातें सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। सुहानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाए पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर भाटिया का लड़का मोहित, वो तो देखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था, फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। रीमा कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र सोई रहती हूँ। तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है सुहानी, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक ना एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है, ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मेरे को नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। सुहानी, बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गरम गरम छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या होगा। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा? मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे आप दोनों के पास ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई, पर एक बार मेरे दोस्त सुदर्शन, जो कि यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, उनके बेटे गगन से तो मिल ले। अगर लड़का पसंद ना आए तो तू उसी समय मना कर देना। सुहानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। सुहानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। सुहानी गगन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। सुहानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे कह सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हो? अब क्या ये कैसा सवाल है सुहानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। अब पापा मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी सुहानी गगन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ बुलाने आ जाती है। सुहानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। सुहानी की बात अधूरी रह जाती है। सुहानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी होकर जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और सुहानी की शादी गगन से तय हो जाती है। शादी में रीमा भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी, अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया, समझ। रीमा, मैं पहले से बहुत डरी हुई हूँ। अब तो जले पर नमक मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल नहीं खींच रही टांग, आ मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। सुहानी मन में न जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुंचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे। अगली सुबह सुहानी जब गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और सुहानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे है। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 बजे ही सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए मैं तुम्हारी चाय खुद ले आई। 10 बज रहे हैं और मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं, पर रीमा तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? सुहानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। सुहानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो,
देखो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाए हैं। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलतफहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है। ये बात मुझे समझ आ गई है। मैं रीमा को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझ कर रहे। सुहानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर रीमा ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। सुहानी रीमा को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे तो उसे भी प्यार जरूर मिलेगा।